तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो ध्यान से आप समझिएगा। आज की क्लास में हम समिश्र संख्याओं के रूपों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? समिश्र संख्याओं के रूप। समिश्र संख्याओं के रूप। जो समिश्र संख्याएं होती हैं ना, उनको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, वैसे तो 4-5 तरीके हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 तरीके दिए गए हैं। एक तो है कार्तीय रूप, ठीक है, और दूसरा है आपका ध्रुवीय रूप। ठीक है, इसके अलावा भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 हैं। ठीक है, अब कार्तीय रूप क्या है? जब भी आप समिश्र संख्या को ऐसे लिखते हैं ना, इस रूप में लिखते हैं, इस रूप में जब भी आप समिश्र संख्या को लिखते हैं तो उसको हम कार्तीय रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय रूप। ठीक है, जैसे मैंने दिया 3 + 2 आइटा, कार्तीय रूप है। 2 आइटा कार्तीय रूप है। 3 कार्तीय रूप है। तो सारे के सारे कार्तीय रूप कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है जी। ध्रुवीय रूप क्या है? तो जब भी आप समिश्र संख्या को ऐसे लिखें, r cos थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, जब भी आपको समिश्र संख्या इस रूप में दिखाई दे, इस रूप में, तो उस रूप को हम ध्रुवीय रूप बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर समिश्र संख्या तो इसी रूप में दिखाई दी है, अभी तक तो जितने भी समिश्र संख्याएं हमने पढ़ी हैं वो सारे के सारे इसी रूप में दिखाई दी हैं। इस रूप में तो कोई समिश्र संख्या दिखाई नहीं दी है ना। तो बेटा अब से दिखाई देंगी। समझ रहे हो? अभी तक तुमने जितने भी समिश्र संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी कार्तीय रूप में ही पढ़ी हैं। जितनी भी समिश्र संख्याएं तुमने देखी हैं, जितने भी सवालों को तुमने सॉल्व किया है, उस सवालों में जो समिश्र संख्याएं थी वो कार्तीय रूप में ही थी। ठीक है ना। लेकिन अब जो समिश्र संख्याएं दिखेंगी वो तुम्हें ध्रुवीय रूप में दिखेंगी। किस रूप में दिखेंगी? ध्रुवीय रूप में। क्लियर? ठीक है जी। अब ध्रुवीय रूप ऐसा ही क्यों है ना, मतलब कोस थीटा यहाँ पे क्यों है, साइन थीटा यहाँ पे क्यों है? इसका कुछ रीज़न है या फिर मैंने याद करना है? रीज़न है, क्यों नहीं, रीज़न है ना। तो उस रीज़न को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैंने लिख दिया 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। मैंने कहा कि यार 1 - आयोटा का क्या मतलब है, बताना ज़रा। अगर मैं 1 - आयोटा लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? बताओ शाबाश। तुमने समिश्र संख्या वाला चैप्टर पढ़ लिया ना, आधा तो पढ़ ही लिया। तो मुझे 1 - आयोटा का मतलब बताओ कि 1 - आयोटा का मतलब क्या है। तुम कहोगे सर 1 - आयोटा का मतलब होता है कि जो आर्गेंड तल है, जहाँ पे हम काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याएं की बात करते हैं, जो हमारा आर्गेंड तल है उस पे हमें, जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं उस पे हमें 1 यूनिट चलना है। कितना यूनिट चलना है? 1 यूनिट। ठीक है, और माइनस आइटा का मतलब ये है कि जो काल्पनिक भाग है उस पे हमें -1 यूनिट चलना है, मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो बेसिकली 1 - आइटा जो है ये हमें एक पॉइंट बताता है ना। 1 - आइटा हमें क्या बताता है? ये हमें पोजीशन बताता है। किसकी? पॉइंट की। पोजीशन ऑफ पॉइंट, है ना। 1 - आइटा बेसिकली हमें क्या बता रहा है? हमें पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। कहीं पर अगर 1 - आइटा लिखा है तो सामने वाला समझ जाता है कि आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं लिख दिया 1 + आइटा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भैया मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई? लेट्स से कि मैं लिख दिया 1 + 2 आइटा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि यार मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो ये 1 + आइटा, 1 - आइटा, 1 + 2 आइटा, ये बेसिकली हमें क्या बताते हैं? पॉइंट बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? पॉइंट के बारे में, कि ये पॉइंट कहाँ पे। ठीक है, तो जब 1 - आइटा लिखा तो 1 - आइटा बेसिकली हमें पॉइंट बता रहा है, इस पॉइंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को पता करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है ये कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में हमें क्या हुआ? हमें पता चल गया कि भैया एक्स, एक्स जो हमारा एक्स अक्ष है, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पे वास्तविक अक्ष बोल देते हैं इसको। जो हमारा वास्तविक अक्ष है उस पर 1 यूनिट चलो, जो हमारा काल्पनिक अक्ष है उस पर कितना यूनिट चलो? -1 यूनिट चलो, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा।
है ना। तो इस रूप को हम कार्तीय रूप बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट की पोजीशन बताने के दो तरीके हैं। एक तो कार्तीय रूप, कार्तीय रूप से आप पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो, जैसे आपने ये लिख दिया, समझ में आ गया। एक ध्रुवीय रूप भी है। क्या है? ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप में क्या होता है कि हमें एंगल बता दिया जाता है, हमें एंगल बता दिया जाता है और हमें दूरी बता दी जाती है। समझना, अब इस चीज़ को समझना। जैसे अगर मैं लिख दूं √2 कोस -45 डिग्री प्लस आयोटा साइन -45 डिग्री, ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये जो जो चीज़ मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये भी बेसिकली इसी पॉइंट को बता रही है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये भी बेसिकली इसी पॉइंट के बारे में बता रहा है। कैसे? देखो, √2 यहाँ पे लिखा है। √2 का मतलब ये है कि ये आपको मूल बिंदु से दूरी बता रहा है, मापांक है ये। जो यहाँ पे √2 लिखा हुआ है ना, आर की जगह लिखा हुआ है। आर बेसिकली मापांक को दर्शाने के लिए आर लिखा गया है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है? मापांक। ठीक है, ये जो √2 यहाँ पे लिखा गया है, ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है ये मूल बिंदु से कितना दूर है। ठीक है, और जो यहाँ पे -45 डिग्री लिखा गया, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोण देखूंगा ना, कोण देखूंगा, तो -45 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब मैंने ऐसा लिख दिया ना, जब मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यही हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से -45 डिग्री पर √2 यूनिट तक चलना है, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ गई? जब 1 माइनस आइटा लिखा हुआ था तो हमें ये बताया गया था, 1 माइनस आइटा का भी मतलब यही पॉइंट था। 1 माइनस आइटा हमें ये बता रहा था कि ये जो पॉइंट है ये आपको एक्स अक्ष पे 1 यूनिट और वाई अक्ष पे -1 यूनिट चलने में मिलेगा, है ना। और जब ये ऐसा लिखा मिला ना अपने को, तो ये चीज़ हमें ये बता रही है कि ये जो पॉइंट है ये आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से -45 डिग्री एंगल पर √2 यूनिट चलने पर मिलेगा, है ना। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के दो तरीके हैं। इस तरीके से भी बता सकते हो, इस तरीके से बता सकते हो। अगर ऐसा लिखा मिले तब भी इस पॉइंट की बात हो रही है, और अगर आपको ऐसा लिखा मिले तब भी इसी पॉइंट की बात हो रही है। ये मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का। समझ में आई? ये चीज़ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये सारी चीज़ समझाऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगी। एक बार मैं आपको ये थोड़ा सा फील दिलाना चाह रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि एक पॉइंट है -1, है ना। इसको तुम आर्गेंड तल पर दर्शाओ, आर्गेंड तल पर दर्शाओ। ठीक है, अब दो तरीके से दर्शा सकते हो। एक तो तुम ऐसा लिख दो, -1 + √3 आइटा, ऐसा लिख दो। तो जब तुम ऐसा लिख दोगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो सामने वाला समझ जाएगा कि आप बेसिकली -1 और √3, √3 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, इसी चीज़ को दर्शाने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ऐसे लिख देना, 2 कोस 2π/3। 2π/3 की वजह मैं एक काम करता हूँ, 120 लिख देता हूँ, है ना। 2π/3 120 ही होता है ना। तो 2 कोस 120 डिग्री प्लस में आइटा साइन 120 डिग्री। समझ रहे हो? ये जो तरीका से, ये जो मैंने लिखा है ना, ये भी इसी पॉइंट की बात कर रहा है। समझो, जब मैंने ऐसे लिखा तो ये भी इसी पॉइंट की बात कर रहा था, जब मैंने ऐसे लिखा तो ये भी इसी पॉइंट की बात कर रहा था। जब मैंने ऐसे लिखा तो ये बता रहा था कि आपको एक्स अक्ष पे -1 यूनिट चलना है, वाई अक्ष पे √3 यूनिट चलना है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ सके, है ना। वास्तविक अक्ष पे तो -1 यूनिट चलना है और काल्पनिक अक्ष पे √3 यूनिट चलना है। ठीक है, और जब मैंने ऐसे लिखा तो ये भी यही पॉइंट बता रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से। ये कह रहा है कि भैया ये जो पॉइंट है ये मूल बिंदु से √2, ये जो सॉरी √2 नहीं है, 2 है ना। ये जो पॉइंट है ये मूल बिंदु से 2 यूनिट दूर है। कितने यूनिट दूर है? 2 यूनिट दूर है।
और ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 120 डिग्री के एंगल पर आएगा। समझ रहे हो? ये तो आपको क्या कह रहा है कि आप x अक्ष पे -1 यूनिट चलो और y अक्ष पे √3 यूनिट चलो, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। और ये हमें क्या कह रहा है कि आप मूल बिंदु से 2 यूनिट दूर चलो। अब 2 यूनिट दूर तो ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है। तो इसने क्या कहा कि 2 यूनिट दूर चलो, कितने एंगल पर? 120 डिग्री के एंगल पर। तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ गई? दोनों ही चीज़ें आपको एक पॉइंट की पोजीशन बता रही हैं। समझ रहे हो? समीसर संख्या को लिखने का तरीका बता रही हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी आपको। जैसे मान लो कि एक ये प्लाट है, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, है ना, और लेट्स से कि ये गली है, ठीक है, ये भी गली है, क्लियर। और मान लो कि आपका दोस्त जो है, आपके दोस्त का घर यहाँ पे है। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, बोलता है कि यार मुझे तेरे दोस्त के घर पे जाना है, तेरे दोस्त का घर बता दे कहाँ पे है। तो आप उसको दो तरीके से बता सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है आप ये कह दें कि यार तू सीधा चल जा, उसके बाद लेफ्ट साइड मुड़ जियो। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको कह दें कि भाई एक काम कर, इस पॉइंट से, इस ध्रुव से 5 मीटर की दूरी पर चल जा। मान लो कि 5 मीटर दूर है ना। अब 5 मीटर की दूरी पर चल जा और कह दिया कि यार 45 डिग्री के एंगल पर चलता रहियो, 45 डिग्री के कोण पर 5 मीटर की दूरी पर मेरे दोस्त का घर है। समझ रहे हो? तो आपने क्या किया, एक पॉइंट था, एक पॉइंट को बताने के दो तरीके आपने बताए। क्या? पहले तरीके में तो आपने उसको बताया कि एक काम कर, एक्स एक्सिस पे इतना चल, वाई एक्सिस पे इतना चल, मेरे दोस्त का घर मिल जाएगा, है ना। दूसरे तरीके से आपने क्या कहा, आपने कहा कि मेरे दोस्त का घर जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है और 45 डिग्री का एंगल पे, 5 मीटर की दूरी पे 45 डिग्री के एंगल पे 5 मीटर दूर चलता जाए, मेरे दोस्त का घर आ जाएगा। समझ लो? सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें एक पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ पे, हमें ये बताना है। तो दो तरीकों से बता सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम कहते हैं कि यार एक्स एक्सिस -1 चल जा, वाई एक्सिस पे √3 चल जा, ऐसे, ठीक है। एक्स मतलब वास्तविक अक्ष पे, और वास्तविक अक्ष पे इतना चल जा, काल्पनिक अक्ष पे इतना चल जा, तुझे पॉइंट मिल जाएगा। एक ये तरीका बता रहे हैं, है ना। अब इसी पॉइंट की पोजीशन को बताने का एक दूसरा तरीका है, क्या कि हम उसको ऐसे बोल दें कि यार तू एक काम कर, मूल बिंदु से 120 डिग्री के एंगल पर 2 यूनिट चल जा, तेरे को पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये दोनों तरीके, ये जो दो दो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दोनों की दोनों चीजें क्या बता रही हैं, पोजीशन बता रही हैं। किसकी पोजीशन बता रही हैं? पॉइंट की पोजीशन बता रही कि पॉइंट कहां पर है। कार्तीय तल पर, कार्तीय तल कहना गलत होगा, आर्गेंट तल पर, आर्गेंट तल पर पॉइंट की पोजीशन बताई जा रही है, इस तरीके में भी और इस तरीके में भी। लेकिन दोनों का बताने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इसका बताने का तरीका अलग है, इसका बताने का तरीका अलग है। सेम चीज यहाँ पे थी, पॉइंट सेम था। एक तरीका तो ये था कि मैं कह दूं कि एक्स पे इतना चल जा, वाई पे इतना चल जा। दूसरा तरीका ये था कि मैं उसको कोण और दूरी बता दूं, है ना। ये चीज है। क्लियर हुआ? समझ में आया कुछ? ठीक है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे सर समझ में तो आ गया, मतलब क्या समझ में आया बताओ जरा, रिकैप करो। तुम्हें समझ में आ गया ना, तो बताओ क्या समझ में आया। तो आप कहोगे सर एक वो कागज सा निकाल लो, अभी बता देते हैं। लो, निकाल लिया। तो आप कहेंगे सर समझ में तो आ गया, क्या क्या समझ में आ गया? कि जो कार्तीय रूप है वो भी हमें पॉइंट की पोजीशन बताता है, और जो ध्रुवीय रूप है वो भी हमें पॉइंट की पोजीशन बताता है ना। ध्रुवीय रूप बेसिकली हमें दूरी और कोण बता देता है ना। दूरी और कोण की मदद से वो पॉइंट की पोजीशन बताता है। और जो कार्तीय रूप है वहां पे हमें एक्स और वाई अक्ष पे दूरी बता देता है कि एक्स और वाई अक्ष पे कितना चलना है ना। दोनों बताते एक पॉइंट की पोजीशन ही है। दोनों के दोनों तरीके जो हैं वो एक पॉइंट की पोजीशन ही बताते हैं। समझ में आ गई? ठीक है। ये जो आर है ना, ये जो आर लिखा हुआ है ये बेसिकली दूरी है, ठीक है। दूरी किसकी? पॉइंट की। किससे? मूल बिंदु से। ये जो थीटा है ये बेसिकली कोण है ना, कितने एंगल पर बन रहा है, ठीक है। अब एक चीज और सीखो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखो, यहां की बात करते हैं। अब मैंने कोण बताया 120 डिग्री, लेकिन मैं उसको कोण ऐसे भी तो बता सकता था कि एक काम कर, तू यहां से
ये कोण कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 180 ये और 60 ये, 180 और 60 कितना होगा 240। मैं उसको ऐसे बता सकता था ना कि 240 डिग्री के कोण पे चल जा। भाई मैंने उसको ऐसे कहा कि तू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री कोण पे चल जा, लेकिन मैं उसको ऐसे भी तो बोल सकता था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तू -240 डिग्री पे चल जा। दोनों ही बातें सेम थी, ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे भी बोल सकते थे। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि कौन सा तरीका आसान रहेगा, 120 डिग्री कहना ज़्यादा आसान रहेगा या फिर ये कहना ज़्यादा आसान रहेगा कि -240 डिग्री पे चल जा। भाई किसी, जैसे इस बुजुर्ग व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है यहाँ पे जो मेरे से पूछने आया, उसने मुझसे मेरे दोस्त का घर पूछा, तो उसको मैंने कह दिया 45 डिग्री पे चल जा। लेकिन मैं उसको ऐसे भी तो बता सकता था कि भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से माइनस का 315 डिग्री पे चल जा, है ना, 315 ही होगा, हाँ ऐसे बोल सकता था। अब मुझे बताओ कि कौन सा आसान रहेगा, माइनस का 315 डिग्री कहना आसान रहेगा या फिर 45 डिग्री आसान रहेगा। जो व्यक्ति मेरे पास पूछने के लिए आया है, जो व्यक्ति मेरे पास एड्रेस पूछने के लिए आया है, उसके लिए कौन सा आसान रहेगा, उसके लिए 45 डिग्री को समझना ज़्यादा आसान रहेगा या -315 डिग्री को समझना ज़्यादा आसान रहेगा, बताओ ज़रा। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली 45 डिग्री को समझना आसान रहेगा। आप ये बोलेंगे कि 45 डिग्री पे चल जाओ, वो जल्दी समझ जाएगा, है ना। आप ये बोलेंगे -315 डिग्री पे चल जाओ, उसको तो समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, दिक्कत आएगा उसको, ठीक है। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे ना, उन्होंने कहा कि भैया एंगल को, है ना, एंगल को फिक्स कर देते हैं अपन, एंगल को क्या कर देते हैं, फिक्स कैसे, अभी बताते हैं। मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि ये जो कोण है इसको फिक्स कर देते हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो आप कोण बताओगे ना, ये आप -पाई से पाई के बीच में बताना, ताकि आसानी रहे, समझ रहे हो। कई जगहों पे 0 से 2 पाई के बीच में बताया जाता है ना, लेकिन जो हमारा भारतीय मैथमेटिक्स है ना, उसमें हम -पाई से पाई के बीच में बताते हैं। इसको हम बोलते हैं मुख्य कोणांक। क्या बोलते हैं, मुख्य कोणांक, समझ रहे हो, या फिर कोणांक का मुख्य वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। कोणांक का मुख्य मान बोल देते हैं, मुख्य कोणांक भी बोल देते हैं, समझ में आया। मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि थीटा की, जैसे यहाँ पे थीटा -45 है, ये समझना आसान है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ कोस -315 डिग्री, ये समझना मुश्किल हो जाएगा। अब -315 डिग्री तो पता ही नहीं चलेगा कि -315 डिग्री का क्या मतलब हुआ, है ना। -315 भी कहना गलत होगा, यहाँ पे तो -315 नहीं कह सकते, यहाँ पर अपन कहेंगे 315 डिग्री। अब अगर मैं 315 डिग्री कहूँ कि भाई 315 डिग्री पे चल जा, या फिर मैं कह दूँ -45 पे, कौन सा आसान रहेगा, -45 ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि जो हम थीटा लेंगे ना, ध्रुवीय रूप में जो अपन थीटा लेंगे, वो -पाई से पाई के बीच में लेंगे, ये बोला गया मैथमेटिशियंस के द्वारा। क्लियर हो गया, समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ध्रुवीय रूप के बारे में सीखा। ध्रुवीय रूप की शक्ल कैसी होती है, ध्रुवीय रूप की शक्ल होती है z बराबर r कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, है ना। जहाँ पे जो थीटा है वो हम कौन सा लेते हैं, थीटा की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे r क्या है, r दूरी है, मूल बिंदु से दूरी। थीटा क्या है, थीटा है हमारा कोणांक, है ना, या फिर कह लो मुख्य कोणांक, क्योंकि अपन थीटा कौन सा लेंगे, -पाई से पाई वाला बीच वाला लेंगे, तो थीटा क्या है, इसलिए मुख्य कोणांक। ये चीज़ हमने सीखी, ठीक है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा, आप ये कहेंगे सर ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन हमें ये बताओ कि जो ध्रुवीय रूप है उसको हम ऐसा ही क्यों लिखते हैं, है ना, ऐसा ही क्यों लिखते हैं भाई, कोस थीटा आगे साइन थीटा पीछे, ऐसा क्यों लिखते हैं, रीज़न क्या है ना। तो इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, समझो। जैसे ये मैंने आर्गेंट तल बना दिया, वैसे तो आर्गेंट तल बनता नहीं है ध्रुवीय रूप में, होता क्या कि एक पॉइंट बनता है और एक एक्सिस बनती है, ऐसा होता है। लेकिन चलो समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि अपने ने एक आर्गेंट तल बना दिया ऐसे, ठीक है, और मान लो कि ये एक पॉइंट है x, y। मुझे इस पॉइंट को बताना है, किसी व्यक्ति को मुझे बताना है कि पॉइंट कहाँ पे है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं x एक्सिस बता दूँ, फिर y एक्सिस बता दूँ, जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, कार्तीय रूप बोलते हैं, है ना। दूसरा तरीका यह है कि मैं इस पॉइंट की दूरी बता दूं, मान लो कि दूरी r है, ठीक है, और एंगल बता दूं, मान लो एंगल थीटा है ना। तो इस रूप को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इस तरीके से क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न जानना चाह रहे हैं, तो इसका रीज़न जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब खींच लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है।
अब ये पॉइंट अगर x, y है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दूरी है ये x यूनिट है, ये जो दूरी है ये y यूनिट है ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अगर मैं कहूँ कि यार इस त्रिभुज में मुझे साइन थीटा बता दो, बता सकते हो क्या हो जाएगा साइन थीटा? आप कहेंगे सर लंब बटा कर्ण यानी y/r। अगर मैं कहूँ कि इस त्रिभुज में मुझे कोस थीटा बता दो तो कोस थीटा बता दोगे, क्या हो जाएगा x/r, यही होगा, है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगी r साइन थीटा बराबर y, ठीक है। यहाँ से मैं काम करता हूँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये क्या हो जाएगी r कोस थीटा बराबर x, ठीक है, ओके। अब हमारी समिश्र संख्या क्या होती है? हमारी समिश्र संख्या होती है x प्लस आइटा वाई इस रूप की, है ना। अब एक काम करते हैं, x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं r कोस थीटा प्लस में y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगी r साइन थीटा और आइटा लगाओ इसके साथ, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताना जरा, बोलो भाई, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है r, जो कि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इसी कारण जो ध्रुवीय रूप है वो इस रूप का है, समझ में आ गई? क्लियर हुआ? ये चीज़ है, लॉजिक सारे क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन में हमें कार्तीय रूप दे देगा, कार्तीय रूप दे देगा और हमसे है ना ध्रुवीय रूप पूछ लेगा, या फिर हो सकता है कि ध्रुवीय रूप दे दे कार्तीय रूप पूछ ले, समझ लो, ऐसा होगा, कार्तीय रूप दे देगा और ध्रुवीय रूप पूछ लेगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, जब आप क्वेश्चन करें ना तो उसका ग्राफ बना लिया कीजिए, ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है ना, आपकी समझ बढ़ेगी अगर आप ग्राफ बना लेते हैं तो, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला उदाहरण देखो, इसमें क्या रखा कि -1 + √3 आइटा को ध्रुवीय रूप में निरूपित करें, है ना। तो कैसे करेंगे, क्या स्टेप है उसको समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले इसको मैं एक बार ग्राफीय रूप में आपको करके दिखा देता हूँ। अब हमें ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। ध्रुवीय रूप कैसा होता है, शक्ल कैसी होती है उसकी? आप कहेंगे सर ये होती है ऐसी, यानी कि अपने को इसको जो है इस शक्ल में बदलना है, ऐसा ऐसा बदलना है, ठीक है। अब ऐसा ऐसा बदल देंगे, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं, लेकिन पहले अपन इसको ग्राफिकली समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है। तो -1 + √3 आइटा कहाँ होगा बताना जरा, ग्राफ पे -1 + √3 आइटा कहाँ होगा? आप कहें सर -1 यहाँ, √3 अपना यहाँ कहीं पाएगा, तो इस पॉइंट की बात चल रही है ना। अब इस पॉइंट को अपने को इस रूप में लिखना है, इस रूप में तो लिखा ही हुआ है, इस रूप में लिखना है। अब इस रूप में लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो आर चाहिए, आर क्या है, दूरी, है ना, यानी कि मैं बेसिकली ये वाली दूरी चाह रहा हूँ, मुझे ये वाली दूरी चाहिए एक तो, ठीक है। और क्या चाहिए, मुझे कोण चाहिए कि भाई कितने कोण पर ये बन रहा है, भाई मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है ना। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इस रूप में बता दूं कि भाई -1 यहाँ चल जाओ, √3 यहाँ चल जाओ। अब उसने बोला कि ध्रुवीय रूप में बताओ इसकी पोजीशन। ध्रुवीय रूप का मतलब क्या है कि मैं इसको ध्रुव मान लूँ, है ना। ध्रुवीय रूप का मतलब क्या है कि मैं पहले इस ध्रुव की दूरी बता दूँ कि भाई इतने दूर चल जा और इतने एंगल पे चल जा, समझ रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। अब मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो ये दूरी चाहिए, आर चाहिए, और एक ये एंगल चाहिए। अब ये दूरी और एंगल कैसे निकालेंगे वो समझो, ग्राफिकली कैसे निकालेंगे पहले वो समझ रहे हैं, उसके बाद फिर अपन इसको प्रॉपर स्टेप से भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो एक काम कर लो ना, यहाँ पर अपने एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ऐसे खींच लिया। अब ये दूरी कितनी है बताना ज़रा, ये दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर -1, बेटा -1 दूरी नहीं है, -1 तो पोजीशन बता रहा है कि नेगेटिव साइड में है, दूरी तो एक ही है ना। ये दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर √3, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया ये कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? आप आपको इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्या हो जाएगा आर? आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 4, 4 का रूट कितना हो गया, 2, यानी कि आर हमें पता चल गया कितना है, 2 है। आर तो चलो पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। अब बस थीटा की बात है, हमें ये कोण बताना है कि ये जो कोण है ये कितना है, हमें ये कोण बताना है। अब मुझे सोच के बताओ कि ये कोण कैसे बता सकते हैं, सोचो शाबाश।
तो आप कहेंगे सर एक काम करो, ये कोण बताना है ना, सबसे पहले इस त्रिभुज में अपन ये कोण पता कर लेते हैं, है ना। ये कोण तो पता किया जा सकता है, कैसे भाई, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट, यानी टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा अपना लंब बटा आधार यानी कि √3। अब टेंजेंट √3 किस पे होता है बताना, टेंजेंट √3 किस पे होता है, आप कहेंगे 60 डिग्री पे, यानी कि ये कोण 60 डिग्री का, ये वाला कोण 60 का है, समझ में, कि ये वाला कोण हमें बताना है, ये वाला कोण, ठीक है। अब ये कोण कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 120 डिग्री, है ना। यानी कि मुझे ध्रुवीय रूप पता चल गया, क्या, आर है हमारा 2 कोस, थीटा हमें पता चल गया 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब 2π/3 प्लस में आयटा साइन 2π/3, लो लिख दिया अपने ध्रुवीय रूप में, समझे। कोई स्टेप यूज किया अपने ने नहीं, सिर्फ ग्राफ बनाया, ग्राफ से क्लियरिटी आ गई कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में हमें इस पॉइंट की पोजीशन पूछी गई थी, किस रूप में, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप का मतलब ये है कि आपको ये पॉइंट बताना है किसकी मदद से, दूरी की मदद से और एंगल की मदद से। तो दूरी हमने पता की, एंगल हमने पता किया, लो आ गया फिर अपना आंसर। कितना आसान प्रश्न था, समझ रहे हो, ये चीज है। क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछी गई है, क्लियर हुआ। अब इसको ग्राफीय रूप में करके आओगे तब तो नंबर कर सकते हो तुम्हारे, ग्राफीय रूप तो समझाने के लिए था, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे वो समझो, है ना। अब आपको तरीका समझ में आ जाएगा, तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे, हम इसको मान लेंगे, हम कह देंगे माना -1 + √3 आइटा बराबर है किसके, r cos थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको अल्टीमेटली इसके बराबर ही लाना चाह रहे हैं, बस हमें r और थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हमने इसको इसके बराबर मान लिया, है ना। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे और r और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो जाएगा -1 + √3 आइटा बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस में r आइटा साइन थीटा, ठीक है। अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तो तुलना कर लेते हैं, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर हो जाएगा r cos थीटा के, ठीक है, और जो काल्पनिक भाग है √3 ये बराबर हो जाएगा r साइन थीटा के, है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को स्क्वायर करके जोड़ दो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो तुम्हारी r की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर स्क्वायर करके जोड़ दो, इसका स्क्वायर करना क्या हो जाएगा, r² cos² थीटा, और इसका स्क्वायर करना क्या हो जाएगा, r² sin² थीटा बराबर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, r² कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता ही है, बराबर हो गया 4 के, यानी कि बेसिकली r² बराबर हो गया अपना 4 के। r किसके बराबर हो जाएगा, ±2 के, है ना। लेकिन हमें पता कि r क्या है, r किसको बोलते हैं, दूरी को बोलते हैं, r बेसिकली दूरी तो है, दूरी कभी नेगेटिव होती है, आप कहेंगे सर नहीं सर, दूरी तो नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्लियर। हमने r की वैल्यू निकाल ली, अब बस थीटा की वैल्यू और निकालनी है ना। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझो, r की वैल्यू आ गई, अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो r की वैल्यू है ना, इस r की वैल्यू को समीकरण 1 में भी रख दो, 2 में भी रख दो, दोनों में रखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें ऐसी चाहिए जो इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे, ठीक है ना। तो r का मान
समीकरण 1 व 2 में रखने पर, 1 व 2 में रखने पर, ठीक है। तो आर का वैल्यू अगर मैं समीकरण 1 में रखूँगा तो क्या मिलेगा, -1 बराबर 2 कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा क्या आ गया, कोस थीटा बराबर आ गया -1/2 के, ठीक है, ठीक है जी। और समीकरण 2 में रखूँ तो क्या मिलेगा, √3 बराबर, यहाँ पे रखना है ना, √3 बराबर 2 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा √3/2 बराबर साइन थीटा, ही आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कोस थीटा का भी वैल्यू हो गया, हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू हो गया। हमें निकालना किसका, हमें तो यार थीटा का वैल्यू चाहिए, हमें तो थीटा का वैल्यू निकालना है, कोस थीटा साइन थीटा का थोड़ी निकालना है, हमें तो थीटा का वैल्यू चाहिए। तो हमें थीटा का ऐसा मान निकालना है जो इसको भी संतुष्ट कर दे और इसको भी संतुष्ट कर दे, यानी थीटा का ऐसा वैल्यू निकालना है, अगर मैं उसको कोस के अंदर रखूँ तो -1/2 दे दे, अगर मैं उसको साइन के अंदर रखूँ तो √3/2 दे दे, ऐसा वैल्यू निकालना है। अब ऐसा वैल्यू निकाले कैसे, उसको समझते हैं, है ना। तो आप ये देखो कि कोस थीटा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, साइन थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें ऐसा चतुर्थांश ढूंढना है जहाँ पे कोस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो। तो आप कहेंगे सर दूसरा चतुर्थांश है ऐसा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो पॉइंट है ना वो दूसरे चतुर्थांश में होगा, है ना। और जब हमने ग्राफीय विधि से इसको हल किया था तो वहाँ पे हमें पता चल ही गया था कि कोण जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। अच्छा, वो कोण क्या होगा वो हमें समझना अब, है ना। तो दूसरे चतुर्थांश में कोण है इतना तो पक्का हो गया, है ना। अब ये देखो कि कोस 1/2 कहाँ होता है, माइनस को भूल जाओ, 1/2 कहाँ होता है बताना। आप कहेंगे सर 60 पे। साइन √3/2 कहाँ होता है, 60 पे, है ना। अब मुझे जाना है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, 60 है ना, तो मैं पाई में से 60 घटा दूंगा, दूसरे में पहुंच जाऊंगा, समझ रहे हो भाई। मुझे थीटा का ऐसा वैल्यू चाहिए ना जिसमें कोस नेगेटिव आ जाए, साइन पॉजिटिव आ जाए। तो 60 तो मुझे पता लगा 60 कौन है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो थीटा 60 होता, ये बात तो मुझे पता है। लेकिन मुझे ना दूसरे में जाने के लिए तो मैं क्या करूँगा, 180 में से 60 घटा दूंगा ना, पाई में से π/3 घटा दूंगा, यानी आ जाएगा 2π/3, समझ रहे हो। ये जो कोण है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। लॉजिक समझ में आया, जो लॉजिक अपने लगाया, त्रिकोणमिति का आपने यहाँ पे यूज़ किया है, समझ रहे हो। कोण क्या है, 2π/3 है, हमने कोण पता कर लिया, हमने क्या पता कर लिया, कोण पता कर लिया, हमने ऐसा कोण पता कर दिया जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिख देते हैं, तो थीटा बराबर हो गया 2π/3, कितना हो गया, 2π/3। अब यहाँ पे चेक कर लेना कि क्या 2π/3 माइनस पाई से और पाई के बीच में है कि नहीं है। क्यों ऐसा चेक करना है, क्योंकि जो हम थीटा लेते हैं वो हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, बताना ज़रा। तो आप कहेंगे सर जो हम थीटा लेते हैं वो हम -पाई से पाई के बीच में लेते हैं, बताया तो था अभी तुमको, है ना। तो 2π/3 120 डिग्री, -180 और 180 से छोटा, -180 से बड़ा और 180 से छोटा है कि नहीं है। आप कहेंगे सर है, 2π/3 जो है -180 से 180 के बीच में आता है, यानी कि हम इस थीटा को ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। अब आ गया, तो थीटा आ गया और हमारे पास आर भी आ गया था, थीटा भी हो गया और आर भी हो गया, दोनों चीज़ हो गई, तो बस आ गया अपना आंसर। तो -1 + √3 आइटा, ये बराबर हो जाएगा हमारा, आर कितना है, 2 कोस 2π/3 प्लस में आइटा साइन 2π/3, ये हमारा आंसर आ गया, समझ रहे हो, ऐसे था। और वो ग्राफिकली जब हमने सोल्व किया तो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आंसर निकल गया, और जबकि हमने इसको इस तरीके से सोल्व किया तो थोड़ा सा मुश्किलात आई, मुश्किलात नहीं मतलब थोड़ा लेंथी पड़ गया, है ना। तो ग्राफिकली जब आप सोल्व करते हैं ना तो आपका दिमाग खुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, क्लियर हुआ। बस आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, थीटा का जो वैल्यू आए उसको आप चेक कर लें। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया तो हमें पता चला कि जो तो 2π/3 है ना, हमें यहाँ पे जब चेक किया तो हमें पता चला कि 2π/3 जो है ये बेसिकली -पाई से बड़ा, यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लेते अपन, है ना, और पाई से छोटा, ये हमें पता चला, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अगर मान लो कि 2π/3 इनके बीच में नहीं आता, अगर 2π/3 इनके बीच में, मान लो कि 2π/3 की बजाय और कुछ होता है, और कोई कोण होता जो इनके बीच में नहीं आता, तो हम उसको इनके बीच में लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं,
उदाहरण नंबर 2। एक उदाहरण ले लो आप। 1 - आयटा को ध्रुवीय रूप में निरूपित करें। ध्रुवीय रूप में निरूपित करें। ठीक है, अब इसको अपने को ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। ध्रुवीय रूप मतलब इसको हमें इस रूप में लेके आना है ना। तो पहले अपन इसको ग्राफिकली सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से अपने को फील आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। ठीक है, अब 1 - आयटा कहाँ होगा बताना जरा। तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे -1 यूनिट, यानी ये पॉइंट है वो। अब इस पॉइंट को हमें ध्रुवीय रूप में बताना है। ध्रुवीय रूप का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट को हमें, इस पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हमें दूरी और कोण की हेल्प से बताना है। दूरी और कोण की हेल्प से बताना है। ठीक है, अब ये दूरी कैसे पता करोगे बताना ज़रा। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, ग्राफ में तो सबसे आसान लगता है, ग्राफ में तो है ना। हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है ना, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे। तो हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये है 1 - आयटा, यानी कि 1, -1। इसका मतलब ये जो दूरी है ये 1 हो गई, ये जो दूरी है ये भी 1 हो गई। दूरी तो एक ही है, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं ये वाली दूरी बता सकता हूँ कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर √2 हो जाएगी, यानी आर तो हमें पता चल गया क्या है, √2। ठीक है, एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, एंगल कैसे बताएंगे। तो ये भी आसान है, कैसे। त्रिभुज बन रहा है तो लंब बटा आधार कितना हो गया, 1/1 कितना हो गया, 1। यानी टेंजेंट थीटा बराबर है 1 के। टेंजेंट थीटा 1 के बराबर कब होता है, 45 डिग्री पर। यानी ये जो कोण है 45 डिग्री है, लेकिन कोण नीचे की तरफ बन रहा है तो -45 हो गया, है ना। यानी जो कोण है वो हमारा माइनस का π/4 है। इसका मतलब जो इसका ध्रुवीय रूप है वो ये होगा। समझा कि ध्रुवीय रूप हमारा क्या होगा, ये होगा। कितनी आसानी से बता दिया, 1 मिनट भी नहीं लगा ग्राफ से सोल्व करने में, है ना। अब हम इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप से बताते हैं। ये तो ग्राफिकली बता दिया कि ग्राफ से कैसे करना है ना। अब अभी इसी क्वेश्चन को अपन स्टेप से करते हैं, प्रॉपर स्टेप से। आ जाओ। तो प्रॉपर स्टेप से करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ये जो 1 - आयटा है इसको मैं बराबर मान लूँगा किसके, r cos थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा के। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस r थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यही तो है। 1 - आयटा बराबर हो गया r cos थीटा प्लस में r आयटा साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब देखो कंपेयर कर लो, तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक है ये बराबर हो गया r cos थीटा के, और जो -1 है ये बराबर हो गया हमारा r साइन थीटा के। ठीक है ना, ठीक है जी। अब ये दो समीकरण बन गए बेसिकली, इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, है ना। तो समीकरण 1 व 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, स्क्वायर करके जोड़ने पर, है ना। तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस में r² साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, 2, है ना। अब r² कॉमन आ गया, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 ही होता है, बराबर आ गया 2। r की वैल्यू क्या आ गई, √2। और जब हमने ग्राफिया सोल्व किया था तब भी वहाँ पे r की वैल्यू क्या आई थी, √2 ही आई थी। तो r की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को समीकरण 1 व 2 में रख देंगे। r का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर ठीक है। तो अगर आप r की वैल्यू समीकरण 1 व 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, आपको इसे मिलेगा 1 बराबर √2, √2 कोस थीटा, और क्या मिल गया, -1 बराबर
√2 साइन थीटा, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा सर 1/√2 कोस थीटा, मतलब कोस थीटा बराबर आ गया, और -1/√2 साइन थीटा के बराबर आ गया, है ना। तो हमें थीटा का ऐसा वैल्यू चाहिए जो इस समीकरण को और इस समीकरण को, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो आप देखें कोस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है। अब ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव हो, तो आप कहेंगे चौथा चतुर्थांश है। और जब हमने ग्राफीय विधि से सॉल्व किया तब भी हमें पता था। तो इसका मतलब जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो चौथे चतुर्थांश में बन रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है जी। तो अब एंगल कैसे पता करें, तो एक बार इन दोनों को पहले चतुर्थांश में मान लो, मतलब पॉजिटिव मान लो, कहने का मतलब ये। तो मुझे बताओ कि कोस 1/√2 कहाँ होता है, 45 पे, यहाँ भी 45 पे, है ना। अब मुझे जाना है चौथे में। चौथे चतुर्थांश में जाने के लिए क्या करूँगा मैं, एक तो तरीका है कि 2π में से घटा दूँ, लेकिन अगर मैं 2π में से घटाऊँगा, लेट्स से कि 2π में से π/4 घटा दिया, तब दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा, ये हो जाएगा 7π/4। अब 7π/4 जो है ये -π और पाई इनके बीच में नहीं आता। देख लो ना, 45 सत्ता कितना होता है, 45 सत्ता ये हो गया सर हमारे पास 315 होगा शायद। अब 315 -180 और 120 80 के बीच में आता है क्या, नहीं आता। तो 2π में से ये घटाना सही नहीं रहेगा, दिक्कत आएगा। अब क्या करें, आपको ये वाला कोण पता करना है ना बेसिकली, है ना। अब ये वाला कोण आप 2π में से घटा के थोड़ी पता करोगे, 2π में से घटाओगे तो दिक्कत आ रही है। तो आप एक काम करो ना, 0 में से घटा लो। भाई यहाँ पे क्या होता है, 0 भी होता है, 2π भी होता है, 4π भी होता है ना। तो 2π में से घटाने पे दिक्कत आ रही है तो 0 में से घटा लो ना भाई। तो 0 में से π/4 क्या, कितना आ गया, -π/4, यानी जो कोण है वो क्या है हमारा, -π/4 है। लॉजिक समझे, ये लॉजिक कैसे समझ में आएगा, जब तुमने ग्राफीय समझ लिया तब आएगा। जब तुम ग्राफ को समझ लोगे ना एक बार, तब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कोण -π/4 क्यों लिया और 7π/4 क्यों नहीं लिया। इसका रीज़न ग्राफ बनाते ही समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को ग्राफ से सोल्व कर लिया करो, ग्राफ से सोल्व करोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, तो ऑटोमेटिक तुम कर दोगे, है ना। ये चीज़ होता है, ठीक है। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब तुमने ग्राफ से कर लिया तो कुछ रटने की जरूरत थोड़ी है। बस थीटा की वैल्यू लिख दो डायरेक्टली, थीटा की वैल्यू क्या है, -π/4। ठीक है, ऐसे करना है। और यहाँ पे देख भी लो कि भाई -π/4 माइनस का 45 माइनस के 180 से बड़ा होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे ऑब्वियस ही होता है। और 180 से छोटा होता है कि नहीं होता, होता है। 180 मतलब पाई, है ना, है। -π/4 -π से बड़ा पाई से छोटा है कि नहीं है सर जी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस लिख दो क्या, कि भैया 1 - आइटा जो है, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई ना, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। तो 1 - आइटा किस बराबर हो जाएगा, √2 कोस -π/4 प्लस में आइटा साइन -π/4, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, कुछ याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, बिल्कुल आसानी से निकल गया। ये लॉजिक है, क्लियर। चलिए एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, है तो एक क्वेश्चन ऐसे ही लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब ये वाला प्रश्न देखो, बिल्कुल सेम है, खुद ट्राई करो। ग्राफिक सोल्व करो पहले इसको, ग्राफिक सोल्व करने से तुम्हारी सारी क्लियरिटी आ जाएगी तुमको, है ना। तो -4 + 4√3 आइटा कौन सा पॉइंट पाएगा, एक्स एक्सिस में -4 चलना है और इस पर चलना है 4√3। 4√3 कितना होता है, √3 होता है लगभग 1.7 समथिंग। तो 4 × 1.7 कितना हो जाएगा, 17 चौका हो जाएगा सर, 4 7 चौका 28, तो असली ऊपर 5 6 6.8 समथिंग, मतलब 7 के लगभग हो गया आसपास। ठीक है ना, 7 के आसपास हो गया। तो पॉइंट कहाँ पाएगा, -4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे कहीं पाएगा, यानी ये पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट को हमें ध्रुवीय रूप में दर्शाना है। ध्रुवीय रूप का मतलब कि इस पॉइंट को हमें एंगल और दूरी की हेल्प से बताना है। किसी व्यक्ति को ये पॉइंट दर्शाना है, लेकिन दूरी और एंगल को बता करके। कैसे बताएं, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर खींच लो।
अब हमें पता है कि ये दूरी है 4, है ना, ये दूरी है 4√3। तो हम ये बता सकते हैं आराम से, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 तिया 32, 16 43, 48 16 जोड़ दो, 8 6 14, एक असले ऊपर 4 5 6 64, 64 का रूट कितना हो गया 8। यानी दूरी तो हमें पता चल गई, है ना, ध्रुवीय रूप ये होता है। तो हमें आर तो पता चल चुका भैया, कितना है सर जी, आर है हमारा 8। ठीक है सर जी। थीटा की बात करते हैं। अब हमें ये कौन पता करना है, कौन कैसे पता करेंगे, आप कहेंगे सर पहले ये कौन पता कर लो। ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि √3 टेंजेंट थीटा के बराबर होता है ना, लंब बटा आधार तो टेंजेंट थीटा होता है। थीटा क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 60, ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 120, 120 मतलब 120 मतलब 2π/3। बस आ गया, कितना आसानी से आंसर आ गया, समझ रहे हो। ग्राफ से सोल्व करना बिल्कुल अमृत जैसा है, तुरंत निकलता आंसर और फील भी आता है। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भैया ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ध्रुवीय रूप में लिखो। अब इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये इस पॉइंट की पोजीशन तो बता रहा है, ये भी तो इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप जो प्रॉपर स्टेप वाला तरीका है उससे आप खुद ब खुद करें, स्टेप से आप खुद ब खुद करें, खुद ब खुद करें, ठीक है ना। ग्राफ से तो मैं करा दिया, तो मैं आंसर बता दिया कि ये आंसर आएगा। अब स्टेप वाले तरीके से खुद ब खुद इसको सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है, कर सकते हो ना, खुद करो, करो शाबाश। आई होप सो तुमने कर लिया होगा, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है। अगर आप कंसेप्ट को एक बार पकड़ गए ना, आपसे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बना के पूछ ले, कितना ही घुमा दे, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर बन गया, उसका ग्राफ बन गया। जब ग्राफ बन जाएगा ना तुम्हारा, तब तुम आसानी से क्वेश्चन बना लोगे, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। एक उदाहरण और देख लो। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में अपने को ध्रुवीय रूप दे दिया, उसको हमें कार्तीय रूप में चेंज करना है, कार्तीय रूप में, है ना। तो इसको आप खुद ब खुद करेंगे। आप कहेंगे सर इस टाइप का तो हमने कराया भी नहीं कभी, कैसे करेंगे, तो तभी तो मैं तुमको दे रहा हूँ, खुद ब खुद करो, दिमाग खुलेगा तुम्हारा, है ना। इसको कार्तीय रूप में चेंज करना है बेटा, चाहे तुम ग्राफ से करो या फिर तुम इसको अल्जेब्रिक वे में करो, स्टेप बाय स्टेप लगा के करो, है ना। इसको मुझे कार्तीय रूप में चेंज करके दे दो। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 - 2√3 आएगा, ये आएगा। और खुद कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कर लोगे। अगला उदाहरण देखो, इतना काफ़ी है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल कराने की सोच तो रहा था, लेकिन अगला एग्जाम्पल कराने से पहले आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, है ना, ज्यामिति के बारे में बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ज्यामिति है वो क्या होती है, वो बताना पड़ेगा। तो इसलिए आज का इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। अब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, उस प्रैक्टिस शीट के आप 6 क्वेश्चन कर देना, ठीक है ना, हो जाएंगे आराम से, बहुत ही आसान है। तो 6 क्वेश्चन कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो अपना कमेंट में नाम लिखिएगा, नहीं आया तब भी नाम लिखिएगा, बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।